हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जो लगातार चर्चा में है, जो लगातार एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। और डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़े ही हेल्प करेंगे और आप इनको ढंग से देखिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है ना। आज की इस क्लास के अंदर अंदर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का कॉम्बिनेशन रखा गया है और ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र जो लिखा गया है वो आपके लिए साबित होगी। ठीक है। इस क्लास के बाद आप अपने आप ही पहचान पाओगे कि क्वेश्चनों का लेवल क्या था और कितने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ जी, सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन ये स्क्रीन पे रहा, बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। The union government has approved the renaming of Maharashtra's Aurangabad city as and that of Osmanabad city as। हाल ही में महाराष्ट्र के दो शहरों का नाम बदला गया है। एक शहर औरंगाबाद है और एक सिटी का नाम है ओस्मानाबाद। आपने बताना सर, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है। देखो, सिटी का नाम बदला जाता है भारत सरकार द्वारा, और ये भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री नाम बदलने का काम करती है? होम मिनिस्ट्री करती है बेटा। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, ये ओस्मानाबाद औरंगाबाद जो है बड़ा फेमस है ये सिटी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। और अगर बात है ओस्मानाबाद, इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। दो बातें ध्यान में रखना, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया है। और छत्रपति संभाजी कौन थे बेटा? आप सभी को पता होना चाहिए, छत्रपति संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का नाम है। ठीक है ना। और औरंगाबाद में जो एयरपोर्ट था, जिसका नाम था औरंगाबाद एयरपोर्ट, उसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट कर दिया है। तो छत्रपति जो संभाजी थे, आपने बताना बेटे थे किसके बेटा? छत्रपति शिवाजी महाराज के। और ये ओस्मानाबाद क्या है? आपने बताना है हैदराबाद में निजामों का राज था, और हैदराबाद का आखिरी निजाम कौन था? मीर ओस्मान अली। और मीर ओस्मान अली के नाम पर ही इसका नाम ओस्मानाबाद रखा गया था। और अभी भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। तो क्वेश्चन आएगा, दो शहरों का नाम बदला गया है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। संभाजी कौन थे बेटा? छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। और दूसरी ओस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है, और दोनों महाराष्ट्र में है। और ये औरंगाबाद जाना जाता है बेटा किसके लिए? आपको बताना अजंता, आपने बताना अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता जो और एलोरा जो केव्स है, ये महाराष्ट्र के कहां पर है बेटा? औरंगाबाद के अंदर है। ठीक है ना। और याद रखना, इसी एलोरा की गुफाओं में कैलाश केव टेम्पल है। अगर क्वेश्चन आए कभी भी, कैलाश गुफा मंदिर कहां पर है? दुनिया का एक मंदिर चट्टान को काट के बनाया गया है, और ये मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। कहां पर है बेटा? आपने बताना एलोरा की गुफाओं में है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं है कहां पर? आपने बताना महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम बदलकर आपने बताना छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो पाया होगा। छत्रपति संभाजी नगर किसका नाम किया गया है? औरंगाबाद। और ओस्मानाबाद सिटी का नाम बदलकर क्या किया गया है? आपने बताना धाराशिव किया गया है। समझ पाए सारे? चलिए, अब आपने मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। आप महाराष्ट्र के सीएम और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम बताओगे। ठीक है ना। और महाराष्ट्र में एक ऐसी झील है जो एस्ट्रॉइड के, उल्कापिंड के धरती से टकराने से बनी है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है। चलिए, इसका जवाब आएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई। प्यारे बच्चों, मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ 7 आइलैंड। आप सभी जानते हैं 7 आइलैंड का जो भूमि कहा जाता है, या इसको सिटी ऑफ, मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुंबई जो था 7 आइलैंड को जोड़ के बनाया गया। जैसे मान लो इस तरीके से ये 7 आइलैंड थे। ठीक है ना। इन 7 आइलैंड को जोड़ के बनाया गया मुंबई को, सभी को बाउंड्री किया गया, बीच में पानी वाली जगह को मिलाकर जमीन बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इस 7 आइलैंड को मिलाकर शहर बना हुआ है, इसलिए इसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता है, मुंबई महाराष्ट्र को। और खास बात बेटा, अगर क्वेश्चन आए सिद्धि विनायक टेम्पल कहां पर है, अगर आपको सिद्धि विनायक टेम्पल पूछे, भगवान गणेश जी का मंदिर है, यह मंदिर कहां पर है, तो आपने बताना मुंबई महाराष्ट्र।
फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई महाराष्ट्र को, ठीक है। अब चर्चगेट रेलवे स्टेशन है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ध्यान से सुनना सारे इस क्वेश्चन को। चर्चगेट रेलवे स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका नाम किसके नाम पर किया गया है? सीडी देशमुख के नाम पे किया गया है। आप बोलोगे सीडी देशमुख कौन है? तो ध्यान से सुनो सारे। सिद्धिविनायक टेम्पल अच्छे से लिखना, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया अच्छे से लिखना। अब मैं बात करता हूं इसको मिटा के। भारत में एक बैंक है आरबीआई, और आरबीआई आपको पता है भारत का सेंट्रल बैंक है। भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना आपने बताना सर, आरबीआई एक्ट 1934 को हुई और किस कमीशन के अकॉर्डिंग? तो आपने बताना सर हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। और अगर क्वेश्चन आए इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर रखा गया कोलकाता। दूसरी बात, 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां ट्रांसफर किया गया? मुंबई के अंदर, और तब से लेकर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी पैसे को लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, डिफ्लेशन को लेकर जो सारा काम होता है वो किसका होता है? आरबीआई का होता है। आपने बताना सर इसका सबसे बड़ा अधिकारी कहलाएगा गवर्नर। इसका सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर कहलाता है, पहला गवर्नर, ठीक है ना। अगर बात आए इसका पहला गवर्नर, इसका दूसरा गवर्नर कौन था, और इसका तीसरा गवर्नर कौन था, ठीक है ना। आपने बताना सर इसका तीसरा गवर्नर बना सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। दूसरा गवर्नर बना जेम्स टेलर, जेम्स टेलर। और पहला बना सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ बना। ऑसबोर्न स्मिथ बेटा 1935 से लेकर 37 तक रहा, दूसरा 1937 से लेकर 43 तक रहा, और सीडी देशमुख 1943 से लेकर 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे, और ये आरबीआई का सबसे बड़ा अधिकारी आरबीआई का गवर्नर कहलाता है, ठीक है। और ये जो सीडी देशमुख थे ये फर्स्ट इंडियन थे जो आरबीआई के गवर्नर बने, ठीक है ना। सीडी देशमुख पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने, ये दोनों के दोनों क्या थे? विदेशी थे। आज तक भारत में टोटल 25वें गवर्नर काम कर रहे हैं अभी। 25वें नाम क्या? शक्तिकांता दास। आपने बताना शक्तिकांता दास। आरबीआई के अभी 25वें गवर्नर काम कर रहे हैं, और 25वें गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांता दास। आप सभी को बताना है आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 21 मेंबर हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन लोगों का ग्रुप है जो आरबीआई को मैनेज करता है। आपने बताना है इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर चारों डिप्टी गवर्नर का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है सर, देश आजाद हो गया, जब आरबीआई बना तो आरबीआई प्राइवेट था, और इसका इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए थे, और इसमें 5 लाख शेयर होल्डिंग थी, एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जरूरत पड़ी इसको सरकारी बनाने की, और अगर किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी बनाना है, इस प्रोसेस को कहा जाता है नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है आरबीआई का नेशनलाइजेशन ये हुआ 1 जनवरी 1949। कभी क्वेश्चन आए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। और हाल ही में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आरबीआई के गवर्नर के नाम पे किया गया है। ऑल ओवर तीसरे गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर थे, और आजादी के टाइम जो भारत आरबीआई का गवर्नर था उनका नाम था सीडी देशमुख। और इसका जवाब आएगा क्या नंबर? 4 नंबर। समझ आ पाया सभी को? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया ये 7 year old प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुंग हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ विच कंट्री? 7 साल का एक ओल्ड बच्चा है जो वहां के राजकुमार है, जिनका नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुंग। बेटा नामग्याल एक डायनेस्टी है, एक राजवंश है नामग्याल, और आज के टाइम में भूटान में राज करता है, ठीक है। आज आपको पता है भूटान में आज भी क्या चलती है? मोनार्की चलती है। और भूटान देश आपको पता है थोड़ा सा ट्रेडिशनल देश है, और आपको पता है ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे नहीं है, लेकिन नेचर के साथ थोड़ा सा समन्वय बना के वो देश रह रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, 7 साल का एक प्रिंस है जिसका नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुंग।
और ये भूटान का पहला क्या है बेटा, डिजिटल नागरिक है। इसकी डिजिटल आइडेंटिटी, जैसे आज अगर आप बात करें, भारत डिजिटलाइजेशन के मामले में बहुत आगे है। आप हर मामले में डिजिटलाइजेशन है। मतलब आज बैंक खाता है आपका, आपको बैंक ऑफलाइन जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठकर ब्रांच बैंकिंग ना करके घर में बैठकर मोबाइल से सारा पैसा का लेन देन कर सकते हो। ये क्या है, डिजिटलाइजेशन है। आज कोई फॉर्म अप्लाई करना, आपने पहले क्या था, उसका पेज निकालना पड़ता था, पूरा फॉर्म भरना पड़ता था, फिर डाक के माध्यम से आपको भेजना पड़ता था। आज क्या है, इंटरनेट पर सारा परफॉर्मा निकल जाता है। आप डिजिटली रूप से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी क्या आ जाता है, डिजिटली आ जाते हैं। लेकिन भूटान अभी इतना एडवांस देश नहीं है और पहली बार वहां के पर्सन की क्या है, डिजिटल आइडेंटिटी नजर आ गई है। वहां पर डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुका है और वहां का पहला डिजिटल नागरिक जिसकी आइडेंटिटी जो है डिजिटल बनी है, उस पर्सन का नाम है, आपने बताना है, प्रिंस जिग्मे नामग्याल। और देश का नाम क्या लगाओगे, भूटान। दूसरी बात, भूटान की कैपिटल का नाम है थिम्पू। थिम्पू कैपिटल है। नगुल्टम यहां की करेंसी का नाम है। और इस देश को कहा जाता है कार्बन एक्टिव कंट्री। कार्बन नेगेटिव कंट्री, क्योंकि कार्बन एक्टिव क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कार्बन एक्टिव। भूटान देश है ना, कार्बन एक्टिव का मतलब होता है जहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। जितना कार्बन एमिशन करते हैं उससे ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जितना पॉल्यूशन करते हैं उससे ज्यादा वहां के पेड़ पौधे उसको खींच लेते हैं। जैसे मान लो अगर आप बात करें भूटान देश की, लगभग 65% एरिया पर भूटान के अंदर क्या है, नेचर है, पूरा पूरा इन्वायरमेंटल एरिया सारा का सारा। जनसंख्या तो नाम मात्र 7.5 लाख जनसंख्या है वहां पर, ठीक है ना। तो ज्यादा अगर जनसंख्या वाला भी देश नहीं है, और आपको पता है जहां जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी वहां पर जरूरतें भी कम होगी, वहां पर व्हीकल भी कम होंगे, और इसी वजह से वहां पर नेचर क्या है, बिल्कुल प्रिजर्व है, नेचर बिल्कुल अच्छा है। तो आपने बताना है कार्बन एक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो आपका कौन सा बेटा, भूटान है। दूसरी बात, इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, या इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। आसमानी बिजली का देश कहा जाता है। और वैसे भारत में एक टाउन है जिसका नाम है दार्जिलिंग। भारत में एक टाउन है जिसका नाम दार्जिलिंग है, और ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, याद रखना। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दार्जिलिंग कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। और दार्जिलिंग जो है इसको कहा जाता है सिटी ऑफ थंडरबोल्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं दार्जिलिंग का जो लिटरली मीनिंग है, दोरजी वर्ड का, ये देखो तिब्बतियन लैंग्वेज का शब्द है, ये तिब्बतियन भाषा का शब्द है। और दोरजी का मतलब क्या हुआ, दोरजी का मतलब हुआ थंडरबोल्ट, आसमानी बिजली, और लिंग का मतलब हुआ लैंड यानी जगह, एक ऐसी जगह जहां पर आसमानी बिजली का प्रकोप हो, वो दार्जिलिंग है। और अगर आपको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट आ जाए, कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट आ जाए, फिर आपने क्या बताना है, भूटान, कैपिटल का नाम थिम्पू, करेंसी का नाम नगुल्टम, करेंसी का नाम आपने नगुल्टम बताना है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात आती है, सर इसका देश का नाम आएगा भूटान। 7 साल के ओल्ड प्रिंस है जिग्मे नामग्याल, और नामग्याल वांगचुक के नाम से कोई क्वेश्चन आए, लगभग आपका 90% आंसर क्या होगा, भूटान देश होगा बेटा। चलिए इसके बाद में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आप सभी को मैं बता दूं बेटा, वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार चला, दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर 1945 तक। 61 देशों ने भाग लिया, इसमें 61 कंट्री ने भाग लिया, और ये खत्म हुआ 1945। लेकिन आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। वर्ल्ड लगभग विनाश की कगार पे था, लगभग खत्म हो गया था। छोटे छोटे देश, भयंकर डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज्यादा विनाश हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में। वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश 1944 में हुई। इसका मेन मोटो क्या था, मकसद क्या था, दुनिया से गरीबी को दूर करना और गरीब देशों को दोबारा से स्टैंड करना। इसका मेन मोटो क्या है, इरेडिकेशन। इसका मेन मोटो या मेन मकसद क्या, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से गरीबी को दूर करना वर्ल्ड बैंक का मेन काम है, ठीक है। ये क्या करता है, गरीब देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसा देता है, आपको विकास के लिए पैसा देता है, शिक्षा के लिए पैसा देता है, ठीक है। आपने बताना वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और वॉशिंगटन डीसी कैपिटल कहां की है, अमेरिका की है। सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा, प्रेसिडेंट कहलाएगा।
इससे पहले प्रेसिडेंट थे डेविड मालपास, इससे पहले प्रेसिडेंट थे डेविड मालपास, लेकिन हाल ही में डेविड मालपास ने इस्तीफा दिया और इसी वजह से नए जो प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय ओरिजिन के पर्सन है, अजय बंगा। इनका नाम है अजय बंगा, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है बेटा, जन्म भारत में हुआ लेकिन अमेरिका में है, बिजनेसमैन आदमी है। आपने बताना प्रेसिडेंट का नाम है अजय बंगा, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है बेटा, अजय बंगा इनका नाम है। और ये क्या है आपने बताना प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है और ये प्रेसिडेंट बने किसके बेटा, वर्ल्ड बैंक के। आपने बताना वर्ल्ड बैंक का मेन काम क्या है, वर्ल्ड बैंक का मेन काम है दुनिया को गरीबी से हटाना, दुनिया से गरीबी को दूर करना। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं, अजय बंगा बने हैं। दूसरी बात, इसके एमडी एंड सीएफओ भी इंडियन है, एमडी एंड सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगर आपको इसके एमडी एंड सीएफओ पूछ ले, पहली बार एमडी एक महिला को बनाया गया है और वो महिला पहली बार एक भारतीय को बनाया गया है और उनका नाम है आपने बताना है अंशुला कांत। अंशुला कांत ये एमडी एंड सीएफओ है। और चीफ इकोनॉमिस्ट पूछ ले वर्ल्ड बैंक के, चीफ इकोनॉमिस्ट पूछ ले वर्ल्ड बैंक के, तो आपने बताना इनका नाम क्या है, इनका नाम है बेटा इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल ये चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन पूछ ले आपको कितने हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऑर्गन कितने, 5 है। कौन कौन से, आईबीआरडी, मैं 5 ऑर्गन बता रहा हूं आपको, आपका सिर्फ ये काम है पांचों की फुल फॉर्म बताना आप सभी ने, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। आईबीआरडी के बाद में आईडीए, तीसरा आईएफसी, चौथा मीगा और पांचवा आईसीएसआईडी, ठीक है ना। और पांचों के पांचों का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपने बताना वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। एग्जाम में 100% आपको ये एक नंबर दिलवा के जाएगा, क्वेश्चन लिख लेना, 100% आने वाला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना, 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, आपने बताना अजय बंगा बने हैं। और किसका स्थान लिया है, इससे पहले थे डेविड मालपास, इससे पहले कौन थे बेटा, डेविड मालपास थे। और जवाब क्या नंबर आएगा, 1 नंबर। सेंट्रल एक्साइज डे हर साल कब मनाया जाता है, मेरी सुनना बात ध्यान से। देखो एक्साइज क्या होता है, कोई भी कंपनी, देखो इनडायरेक्ट टैक्स था ये, अब तो चलो जीएसटी आ गया है, लेकिन जिन चीजों पर जीएसटी नहीं लगता उन पर आज भी क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। जैसे लिक्वर है, जैसे शराब है ना, पेट्रोलियम पदार्थ है, इन पे तो एक्साइज वगैरह लगेगा। आपने बताना सर एक्साइज क्या था, एक्साइज को कहा जाता है उत्पाद शुल्क। एक्साइज को क्या कहा जाता है, उत्पाद शुल्क कहा जाता है। मान लो कोई कंपनी है, इसने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने पर जो टैक्स लिया गया, इसको क्या बोला जाता है बेटा, एक्साइज ड्यूटी, या इसको बोला जाता है एक्साइज। अच्छा, एक एक्ट आया था भारत में, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, एक एक्ट आया था भारत में, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और ये एक्ट कब आया, 1944 में। और कब बेटा, 24 फरवरी को ये लागू हुआ। और इसी वजह से हर साल 24 फरवरी को एक डे मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल एक्साइज डे। अगर क्वेश्चन आ गया एक्साइज क्या होता है, किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कोई वस्तु का उत्पादन किया और सरकार ने उसके उत्पादन पे लिया टैक्स, वो क्या उत्पादन शुल्क है, और उसी को क्या कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर एक्साइज कहा जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया कि बच्चों बताइएगा सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट पास हुआ था 1944 में, और 24 फरवरी को, इसी वजह से 24 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आए जीएसटी डे कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि बताइए सर जीएसटी डे कब मनाया जाता है, तो आपने बताना जीएसटी डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपको इनकम टैक्स डे आ जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये डे मनाया जाता है हर साल 24 जुलाई को। अगर आपको इनकम टैक्स डे आ जाए तो हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। अब आपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालना है, जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी बिल को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी पास 2016 में हो गया था, लेकिन जीएसटी को लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। लेकिन आपने बताना जीएसटी जो एक्ट आया था, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जीएसटी जो है फॉर्म किया गया था, जीएसटी को बनाया गया था, ये आपने बताना कमेटी का नाम भी, कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे जीएसटी लाया गया था, ठीक है। आपने कमेटी का नाम कमेंट बॉक्स में डालना है, तो जवाब आएगा इसका 24 फरवरी। द वेदर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द, इस वायुमंडल की वेदर लेयर कौन सी है बेटा, वेदर जहां पर
सारी की सारी एटमॉस्फेरिक क्रियाएं होती है, जैसे मान लो आंधी आना, तूफान आना, बरसात होना, ठीक है ना, गर्मी पड़ना, सर्दी पड़ना, ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है ना, उसको वेदर लेयर कहा जाता है। जहां बादल बनते हैं, बरसात होती है, ठीक है ना, ओले पड़ते हैं, ये सारा का सारा वेदर लेयर में होता है। ठीक है, आपने बताना है ये है धरती और यहां पर हम सारे रह रहे हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है ना, ये वेदर लेयर है। लेकिन आपने बताना धरती से लेकर लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 8 से लेकर लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो लेयर है, इसको हिंदी में कहा जाता है शोभ मंडल। हिंदी में इसको शोभ मंडल कहा जाता है और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। तो जो भी टेम्परेचर बढ़ना, घटना, आसमानी बिजली पड़ना, बादल बनना, बरसात होना, ये सारा का सारा किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? इसके जस्ट ऊपर है समताप मंडल, समताप। और समताप जो है इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। और यहां पर तापमान बिल्कुल क्या है? एक स्थिर रहता है, तापमान बिल्कुल क्या है? एक जैसा रहता है। और जिसकी वजह से ये जितने भी हवाई जहाज होते हैं ये सारे के सारे समताप मंडल में उड़ते हैं। और इसी समताप मंडल में क्या है? ओजोन लेयर है। और यही ओजोन लेयर अपनी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से या अल्ट्रावायलेट रेज से। तो आपने बताना है धरती पर जब आप खड़े हैं तो ये लेयर कौन सी है? ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर। और सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं किस कहां पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से देखना है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आप सभी को। ठीक है, चलिए तो जवाब आएगा इसका 3 नंबर, शोभ मंडल कहते हैं हिंदी में इसको। द विजयनगर रूलर कृष्णा देव राय वर्क अमुक्ता माल्यादा वॉज इन। सुनो ध्यान से, आपको मैं बता दूं भारत के इतिहास में एक वंश हुआ है जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, एक राजवंश ने राज किया विजयनगर एम्पायर ने। विजयनगर एम्पायर के अंदर इसकी स्थापना करी, विजयनगर एम्पायर की 1336 के अंदर 2 भाइयों ने, एक का नाम था हरिहर। विजयनगर एम्पायर, 2 भाइयों ने इसकी स्थापना करी, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। और इसमें 4 वंश ने राज किया। विजयनगर एम्पायर में 4 वंश ने राज किया। और इनकी राजधानी क्या होती थी विजयनगर एम्पायर की? इसकी राजधानी होती थी हम्पी। और हम्पी टाउन कहां पर है बेटा? कर्नाटका में है। और जिस नदी के किनारे हम्पी, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। और इनका डीटी कौन था? विजयनगर एम्पायर का भगवान किसको माना करते थे? विरूपक्षा। विरूपक्षा को अपना भगवान माना करते थे। तो आज विरूपक्षा टेंपल आपको कहां मिलेगा? हम्पी के अंदर मिलेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन आए विरूपक्षा टेंपल कहां पर है? हम्पी के अंदर है। और 50 रुपए का जो नया नोट है ना, 50 रुपए का नया नोट जिसका बेस कलर फ्लोरोसेंट ब्लू है, आप देख रहे हो उसके बैक साइड जो फोटो लगा हुआ है वो हम्पी के अंदर इन्हीं विजयनगर एम्पायर के राजाओं के द्वारा बनाया गया एक रथ है। एक अगर आप बात करें रथ है और उसका फोटो वहां पर लगाया गया 50 रुपए के नोट के ऊपर। इसी विजयनगर एम्पायर में एक महान राजा हुआ, सबसे महान राजा, जिसका नाम है कृष्ण देव राय। और कृष्ण देव राय ने किताब लिखी अमुक्ता माल्यादा। और जिस भाषा के अंदर लिखी वो भाषा कौन सी है बेटा? वो भाषा है तेलुगु। वो भाषा कौन सी है? आपने बताना है तेलुगु भाषा है। और जवाब इसका क्या आएगा बेटा? जवाब आएगा 3 नंबर। आगे आ जाओ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान के दिल और आत्मा कहलाती है? और ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आपने बताना सर भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार है आपके। कहीं पर भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कहीं पर भी आपके मौलिक अधिकारों को वायलेट किया जाता है या आपसे छीनने का प्रयास किया जाता है, इसके लिए आप क्या जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, इसके लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। और उस प्रावधान को कहा जाता है रिट लगाना। अगर कहीं पर भी आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, आपके साथ जाति हो रही है, आपके अधिकारों के साथ छेड़खानी की जा रही है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल जो 32 है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज होती है उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब क्या है, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है या कहीं पर आपके साथ गलत हो रहा है, आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो आप। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनेगा सुप्रीम कोर्ट में रिट किस आर्टिकल के तहत लगता है, 32, और हाई कोर्ट में पूछे, हाई कोर्ट में तो 226 के तहत। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया किस भारतीय संविधान के आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और संविधान का दिल कहा था, तो आर्टिकल आपने बताना कौन सा बेटा, आर्टिकल 32। जैसे मान लो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो मतलब क्या है, आप कहां जा सकते हो, आपका अधिकार था कोई चीज का। आज मान लो कोई धर्म अपनाने का आपको अधिकार है और कहीं पर आपको रोका जा रहा है, तो फिर क्या होगा, आप मतलब संविधान के आर्टिकल 32 के तहत आप संविधान की शरण ले सकते हो। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आपके क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, आपने बताना अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। और अगर फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाए, अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज इस आर्टिकल में है, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में, 51 के पार्ट ए में है। और कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 है, पार्ट 4 का पार्ट ए है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है उसके भाग ए में है। और अगर आपको फंडामेंटल राइट्स आ जाए, ये पार्ट 3 में है, अध्याय 3 में है, पार्ट 3 के अंदर है। और आर्टिकल किसको बेटा, 32 को क्या कहा जाता है, आपने बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इन्होंने इसी आर्टिकल को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा है। ठीक है। जवाब आएगा 4 नंबर। आगे आ जाओ, विच ऑफ दीज हैज बिकम द लीगल राइट्स अंडर 44 अमेंडमेंट। सुनो मेरी बात ध्यान से, भारतीय संविधान के अंदर 1978 के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर 1978 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है। और वो अमेंडमेंट क्या था, एक फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से संपत्ति रख सकते हो। यह था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, क्या था आपका फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। लेकिन भारतीय संविधान में 44 नंबर अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 1978 में। और फिर एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300 का पार्ट ए, आर्टिकल 300 का पार्ट ए। और इसी 301 के अंदर क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से उठाकर क्या बना दिया गया, लीगल राइट। देखो ऐसा नहीं कि संपत्ति आप रख नहीं सकते, आप संपत्ति रखो, लेकिन उसके पास आपको सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए, आप टैक्स पेयर बनोगे। अब 1978 से पहले क्या था, संपत्ति रखना आपका मौलिक अधिकार था। अधिकार तो आज भी है आपका, लेकिन आज क्या है, आपका कानूनी अधिकार है। कानून कहता है जितना मर्जी पैसा रखो, लेकिन व्हाइट मनी होना चाहिए। अगर व्हाइट मनी कैसे होगा, आपके पास सरकार जाती है, आपके पास कुछ पैसा है, और अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम दिखा दिया उसका, आज आप भरते हो, आपने इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरा है। आईटीआर का मतलब ही क्या होता है, आईटीआर का मतलब ऐसा नहीं कि आईटीआर जिसने भरा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। आईटीआर है इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब रिकॉर्ड ऑफ इनकम। अगर आपने सरकार को रिकॉर्ड देने इनकम का, मान लो आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, नहीं जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, 7 लाख तक क्या है, टैक्स फ्री है। अगर आपकी इनकम है 3 लाख, पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 4 लाख, 2 सालों में कितने कमाए, 7 लाख। अगर आपने आईटीआर भर दिया तो 7 लाख के आप क्या बन गए बेटा, लीगल मालिक बन गए। और कभी भी आपके घर में 7 लाख रुपए पाया गया और पुलिस ने पूछा कहां से आया, आईटीआर दिखा दो, ये लो साहब, हमने सारा का सारा रिकॉर्ड ऑफ इनकम सरकार को पहले ही दे दिया है। तो ये होता है रिकॉर्ड ऑफ इनकम। तो आपने बताना फंडामेंटल राइट्स के तहत तो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन लीगल राइट क्या होता है, कानूनी अधिकार। और ये भारतीय संविधान में 44 अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। और पहले मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था। और अब बेटा 300A में राइट टू प्रॉपर्टी, बेटा जवाब आएगा क्या नंबर, 1 नंबर। आरटीई किस में, राइट टू एजुकेशन, ये आपने बताना है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के अंदर है। ठीक है ना, आर्टिकल किस में बेटा, 21A के अंदर है, राइट टू एजुकेशन, यानी आपको शिक्षा का अधिकार है। 6 साल से लेकर अगर 14 साल का जो बच्चा है उसको कंपलसरी और फ्री शिक्षा का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत बेटा, आर्टिकल के आपने बताना है, आर्टिकल आपने बताना बेटा कितना, तो आर्टिकल बताना है, इसका जवाब आएगा 1 नंबर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ पाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट।
देखो बच्चों ध्यान से, सेशन का मतलब इंडियन पार्लियामेंट 3 चीजों से बनता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। अपर हाउस इसका राज्यसभा, और आप सभी जानते हैं इसका लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा होता है। लेकिन लोकसभा सबसे पावरफुल होता है, टेम्परेरी होता है, यानी कभी भी भंग किया जा सकता है लोकसभा को। राज्यसभा परमानेंट होता है लेकिन पावरफुल कम होता है। और प्रेसिडेंट, तीनों को मिलाकर क्या बनती है, पार्लियामेंट। और इंडियन पार्लियामेंट का नाम है संसद, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा, इनका ज्वाइंट सेशन कब होगा, जब कोई विवाद होगा दोनों के अंदर। मान लो कोई बिल पेश किया गया और उस बिल को लेकर दोनों सदन आपस में भिड़ गए, यानी दोनों सदनों में टकराव आ गया, तब फिर क्या होगा, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। क्वेश्चन आएगा पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें बेटा, आपने बताना है कंट्रोवर्सी के टाइम में, या दोनों के बीच में अगर मान लो कोई टकराव हो गया तब इसका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन आएगा कि ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, तो वो बुलाता है प्रेसिडेंट। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। क्वेश्चन आएगा ज्वाइंट सेशन कब होगा लोकसभा राज्यसभा का, जब कोई विवाद हो। और इसको बुलाता कौन है, बुलाने का काम करता है भारत का राष्ट्रपति। और इसको प्रेसिडाइड यानी कि इसको अध्यक्षता कौन करता है इस सेशन की, लोकसभा का स्पीकर। और एट प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर का नाम है ओम बिरला। आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कौन से नंबर का लोकसभा स्पीकर है, और पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जवाब क्या आएगा इसका, 2 नंबर। अच्छा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है बेटा, तो याद रखना ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है ना। तो जवाब इसका क्या आएगा, गिवन क्वेश्चन का 2 नंबर आएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन देयर इज नो प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है इनमें से किस कमीशन के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। आप सभी जान सकते हो, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल में है, इसके लिए भी आर्टिकल है, लॉ कमीशन के लिए भी आर्टिकल है, यूपीएससी के लिए भी आर्टिकल है, लेकिन प्लानिंग कमीशन के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। यानी प्लानिंग कमीशन बना था 1950 के अंदर। क्या होता है प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार जो है ना, उसने अपने अंडर एक बॉडी बनाई जो क्या करेगी, भारत सरकार के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके देगी। सरकार ने बोला एजुकेशन, तो उसने एजुकेशन के लिए प्लानिंग करके सरकार के सामने रख दी। अब सरकार उस प्लानिंग को चेंज करे, उसमें कुछ नया ऐड करे, वो सरकार की मर्जी है। ये था प्लानिंग कमीशन। लेकिन इसी प्लानिंग कमीशन का नाम 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसी प्लानिंग कमीशन का नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति का मतलब क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये क्या कहलाता है, इसको थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो आपने बताना है प्लानिंग कमीशन जिसका नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है, और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। और ये भारत सरकार का थिंक टैंक है, सोचने का काम करता है भारत सरकार के लिए, ठीक है। और आपने बताना सर इसके चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब आपने अपनी रिवीजन के लिए इसका सीईओ कौन है और इसका वाइस चेयरमैन कौन है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, इसका जवाब क्या नंबर आएगा, 1 नंबर इसका जवाब आएगा। चलिए, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात बेटा, इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन इसका मेन काम क्या है। अगर बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंदर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान है। और इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, वोटिंग करवाना, ठीक है। ये कब बना था, ये बना था 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर कहां पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। 25 जनवरी को बना, इसीलिए 25 जनवरी को एक डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे। अगर कभी भी आपको नेशनल वोटर डे आ जाए प्यारे बच्चों, आपने बताना है 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जो आप वोट डालते हो ना आज,
ये वोट डालने का अधिकार आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आपको संविधान से मिला है। और आपने बताना सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो संविधान की बॉडी है जो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का काम करती है। और ये कब बनी? 25 जनवरी 1950। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो, वोटिंग एज। आज वोटिंग एज कितनी है? आज है 18 साल। 18 साल के बच्चे का वोट कार्ड बन जाता है और वो जाके वोट डाल जाता है। लेकिन बात आती है सर, वोटिंग एज 1989 से पहले 21 साल थी, 21 वर्ष वोटिंग एज थी। लेकिन 1989 के अंदर भारतीय संविधान में 61 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 61वां अमेंडमेंट हुआ। और इस अमेंडमेंट के तहत, उसमें राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, इस अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज 21 साल से रिड्यूस करके 18 साल की गई। अगर क्वेश्चन आ गया वोटिंग एज पहले कितनी थी? 21 साल, कब घटाई गई? 1989 में। किस संवैधानिक अमेंडमेंट के तहत? 61 नंबर का जो संवैधानिक अमेंडमेंट था, इसके तहत ये वोटिंग एज घटाई गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है। और सबसे पहले कौन बने बेटा? तो आपने बताना, इनका नाम था सुकुमार सेन। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या था? सुकुमार सेन था। और अभी कौन से हैं? अभी 25वें नंबर पे है। 25वें नंबर के नाम क्या है? राजीव कुमार। इनका नाम है राजीव कुमार। बेटा बड़े ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। और 25 जनवरी को एक डे और मनाते हैं भारत में, नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आप बता दो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? कमेंट में डालना साथ में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और साथ में बताना पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, ठीक है। और एक और डाल देना साथ में, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 3 क्वेश्चन पुट कर दिए मैंने। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां है, और उसके अलावा नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने क्या डाल दिया कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। तीनों क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं बच्चों। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर इज इन विच सिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जंतर मंतर क्या था, सुनो ध्यान से। राजस्थान में आमेर के एक राजा हुए जय सिंह, और इन्हीं राजा जय सिंह ने जयपुर नामक शहर बसाया। जय के नाम से राजा जय सिंह ने शहर बसाया। पुर का मतलब होता है नगर। किसने बसाया? राजा जय सिंह सेकंड ने। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? जयपुर पड़ा। राजा जय सिंह जो थे एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने क्या किया? ज्योतिषीय गणना करने के लिए कुछ जगहों पर, 5 जगहों पर क्या बनी? ऑब्जर्वेटरी बनवाई। मतलब जंतर का मंत्र क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स। आकाशीय गणना करने के लिए क्या लगाए इन्होंने? इंस्ट्रूमेंट्स लगवाए। और जहां पर लगवाए उसको मंत्र कह देते हैं। तो आपने बताना है एक ऐसा प्लेस जहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए, उस प्लेस को जंतर मंतर कहा जाता है। और भारत में 5 जंतर मंत्र है। जयपुर में एक जंतर मंत्र है, जयपुर में एक, वाराणसी के अंदर एक, मथुरा के अंदर है एक, दिल्ली के अंदर है, और एक आपने बताना उज्जैन के अंदर है। भारत में 5 जंतर मंत्र है, ठीक है ना। जयपुर, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन। और आपको बताना सर, लेकिन इन 5 में से जो जयपुर का जंतर मंत्र है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जंतर मंतर मतलब राजा जय सिंह ने जहां से आकाशीय गणना करने के लिए, तारों की, ग्रहों की गणना करने के लिए, जिससे वो आने वाले भविष्य का पता लगाते थे, जिससे वो आने वाले भविष्य को प्रेडिक्ट किया करते थे, उस जगह को जंतर मंतर कहा जाता है बेटा। और भारत में 5 है, 5 के 5 राजा जय सिंह ने जयपुर, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन 5 जगह बनवाए। लेकिन जो जयपुर का जंतर मंतर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जयपुर पिंक सिटी कहलाता है प्यारे बच्चों, पिंक सिटी कहलाता है। साथ में इसको पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, पेरिस ऑफ इंडिया। और इसमें हवा महल है। आपने बताना हवा महल की खिड़कियां कितनी है। आज क्वेश्चनों की बाढ़ ला देंगे आपने बताना है हवा महल की टोटल खिड़कियां कितनी है, हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया, और हवा महल के आर्किटेक्ट का नाम क्या है। तीनों बताना आपने। उस्ताद लालचंद बढ़िया से बताना आप कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। आगे आते हैं, द चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे पहली बात, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन हुआ था 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन आता है। और ये भारत के किसान हित नेता थे चौधरी चरण सिंह जी, इसलिए इनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया फार्मर डे या किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर, और क्यों मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, और ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1979 के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1979 के अंदर, लेकिन थोड़े समय के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ गया था, और इनके नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया, क्या, ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया who did not face parliament for a single day, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक दिन भी पार्लियामेंट का सामना नहीं किया, एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गए, वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। और इनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनकी समाधि का नाम क्या है, इनका जो समाधि स्थल है जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया उसको कहा जाता है किसान घाट। किसान हित नेता थे बेटा, और इनके नाम से एक एयरपोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ में है, और इसको वहां पर आमोसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इसको आमोसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। चलिए, आमोसी एयरपोर्ट भी इसको कहा जाता है, कहां पर है आपने बताना सर, ये एयरपोर्ट है लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। और लखनऊ किस नदी के किनारे है आपने बताना, गोमती। लखनऊ जिस नदी के किनारे है, नदी का नाम है गोमती, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थे। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी कहां पर है, आपको कुछ नेशनल पार्क याद रखने हैं, जिसमें बात करते हैं सर राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी के बाद में नंदा देवी, नंदा देवी के बाद में आपने बताना गोविंद पशु, गोविंद पशु के बाद में आपने बताना गंगोत्री, गंगोत्री के बाद में आपने बताना है जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट के बाद याद रखना सारे के सारे आपने बताना है वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये सारे के सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है, ये सारे के सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पर भारत सरकार क्या करती है, जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास करती है, उसको जो है जंगलों का बचाने का प्रयास किया जाता है, जीव जंतुओं का प्रयास किया जाता है। अगर उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, वहां पर इंडस्ट्रियां लगेगी, ह्यूमन एक्टिविटी होगी, जिससे इन्वायरमेंट को क्या खतरा, बहुत ज्यादा खतरा पैदा होगा, और इन्वायरमेंट क्या जाएगा बेटा, नुकसान होता जाएगा, जिसके कारण इकोसिस्टम अपना गड़बड़ा जाएगा। तो आपने बताना सर, अगर क्वेश्चन आ गया गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहां पर है, आपने जवाब लगाना उत्तराखंड के अंदर है। और भारत का पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ये कौन सा था, जिम कॉर्बेट था, ठीक है ना। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट वो है बेटा मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 11 नेशनल पार्क है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सुनो ध्यान से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपकी बौद्धिक संपदा, या जैसे आपने कोई कविता लिखी, आपने कविता लिखी, वो आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड की एक क्रिएशन है, आपके खुद के दिमाग की क्रिएशन है, ये आपकी क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने किसी चीज का आविष्कार किया तो वो आपकी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब आपकी व्यक्तिगत संपत्ति, जो आपने अपने दिमाग का प्रयोग करके, कोई आप जैसा नहीं सोच सकता। देखो नॉर्मली सी बात है, जो आपके दिमाग में चल रहा है बराबर वाले दिमाग में वो नहीं चल सकता। आपकी सोच अलग है, बराबर वाले की सोच अलग है। आपने कुछ भी नया क्रिएशन किया वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और अगर आप बात करें वर्ल्ड, अगर बात करें व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2023 और पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत का रैंक कौन सा है। पिछले साल 43 नंबर का इंडेक्स था, पिछले साल अपना 43वां इंडेक्स था 55 देशों के अंदर, लेकिन इस साल अपना 42वां रैंक है, इस साल अपना 42वां रैंक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल राइट्स इंडेक्स 2023 के अंदर जिसको जारी किया गया है यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इसमें भारत का रैंक कौन सा है, 42वां रैंक है। रैंक थोड़ा जान लेते हैं। पहला रैंक है बेटा यूएसए का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स इंडेक्स है इसमें पहला रैंक किसका है बेटा, तो यूएसए का।
दूसरा यूके का, तीसरा फ्रांस का, चौथा जर्मनी का, पांचवा स्वीडन का और 55वां सबसे लास्ट में देश है जहां पर इन चीजों की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती, जहां पर सबके जो फंडा अपने इंटेलेक्चुअल जो राइट्स है उनका हनन होता है। वो देश कौन सा बेटा? वेनेजुएला। चाइना का रैंक है 24वां, इंडिया का रैंक है 42वां और पाकिस्तान जी का रैंक है 52वां। इसने तो नीचे ही रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक आपने बताना है 42वां। याद रखना 42वां, और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, आगे क्वेश्चन है डिफेंस सेक्रेटरी। देखो हर मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं बेटा। ये डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं। भारत के रक्षा सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2024 तक, और एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर डिफेंस सेक्रेटरी का टेन्योर 2 साल के लिए बढ़ाया गया, सॉरी अक्टूबर 2024 के लिए बढ़ाया गया है, अभी 2023 चल रहा है, अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया है, और इसका नाम क्या है? अरमाने गिरिधर। अभी थोड़े टाइम पहले पॉइंट हुए थे बेटा, अभी थोड़े टाइम पहले भारत के अरमाने गिरिधर को क्या बनाया गया था? रक्षा सचिव या डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया था, और अब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अक्टूबर 2024 तक बेटा। तो जवाब इसका क्या आएगा? अरमाने गिरिधर। याद कर लेना, डिफेंस सेक्रेटरी कौन? भारत के अरमाने गिरिधर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has become the first Indian to be nominated as president of FIBA Asia? क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। देखो ये जो FIBA है ये बास्केटबॉल का फेडरेशन है दुनिया का, ठीक है ना? ये बास्केटबॉल का फेडरेशन है। आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। हाँ जी, बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको 2-3 चीजें बड़े ध्यान से देखनी है। नंबर 1, हाँ जी, नंबर 1 क्या बेटा? तो ध्यान से सुनना सारे। FIBA जो है ना वर्ल्ड का वो फेडरेशन है जो बास्केटबॉल गेम को लेके काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है FIBA का? आपने इसका जो हेडक्वार्टर बताना है बेटा, ये है माइज के अंदर। अगर सीधा FIBA आ जाए, इसका हेडक्वार्टर कहां बताना आप सभी ने? आपने बताना है माइज के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर आपको FIBA एशिया यानी क्या है? FIBA तो पूरा वर्ल्ड का है, और अगर आपको इसका पूछे किस गेम का फेडरेशन है? बास्केटबॉल का है। और अगर क्वेश्चन आ गया FIBA का हेडक्वार्टर, आपने बताना माइज। माइज कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। लेकिन FIBA एशिया का हेडक्वार्टर पूछे तो फिर आपने बताना सर बेरूत के अंदर है। और बेरूत कैपिटल कहां की है? तो आपने बताना सर लेबनान की कैपिटल है, लेबनान। और लेबनान यहां की करेंसी क्या है? तो आपने बताना है करेंसी का नाम है पाउंड। करेंसी का नाम है पाउंड। पहली बार क्या हुआ है, इस संस्था का हेड एक भारतीय को बनाया गया है। आज तक पूरे इतिहास के अंदर पहली बार ये जो बास्केटबॉल का फेडरेशन है एशिया का, वर्ल्ड तक तो दूर की बात है, एशिया का जो फेडरेशन है उसका भी प्रेसिडेंट भारतीय को नहीं बनाया गया, और पहली बार एक इंडियन को चुना गया है FIBA का प्रेसिडेंट एशिया के लिए। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है गोविंदाराज केम्पारेड्डी। इसका नाम है गोविंदाराज केम्पारेड्डी। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आएगा बास्केटबॉल का जो वर्ल्ड फेडरेशन है FIBA का नाम से, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? माइज के अंदर है। माइज कहां पर है बेटा? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? FIBA एशिया का हेडक्वार्टर बेरूत में है। बेरूत कहां की कैपिटल? लेबनान। और आगे करेंसी का नाम क्या बेटा? पाउंड है। और इसकी पहली बार एक भारतीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस भारतीय का नाम क्या है? तो गोविंदाराज केम्पारेड्डी। इसका नाम क्या है? गोविंदाराज केम्पारेड्डी। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ पाया होगा सभी को। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आप ध्यान दिया करो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या लगा रहे हो। फरवरी 2023 के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और इस योजना को बोला जाता है PM किसान योजना, इसने कितने साल कंप्लीट कर लिए? पहली बात 24 फरवरी 2019 को एक स्कीम शुरू की गई PM किसान। इस योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मकसद क्या है इसका? मकसद है किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस करना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना। इसमें क्या होगा? जिस भी किसान के जमीन है उस किसान को क्या मिलेगा? एक साल में 6,000 रुपए मिलेगा बेटा। एक साल में 6,000 रुपए मिलेगा। कैसे? ये मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर।
ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और इंस्टॉलमेंट होगी 4 मंथ्स के हिसाब से, 4-4 महीने बाद ये पैसा आपके खातों में आएगा और कितना कितना 2-2 हजार रुपए आपके खाते में आएगा। आपने बताना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार ने चलाई। इस स्कीम का मेन मकसद क्या था? इस स्कीम का मेन मकसद आप सभी ने बताना बेटा, किसानों को फाइनेंशियल असिस्ट करना। और स्कीम चली कब? आपने बताना है 24 फरवरी 2019 को। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर इसमें एक साल में कितना पैसा मिलता है किसानों को? 6,000। कितनी किस्तों के अंदर? 3 किस्तों के अंदर। एक किस्त में कितना पैसा जाता है? 2-2 हजार रुपए जाता है। और अब आपने बताना है 2023 के अंदर कितने साल कंप्लीट हो गए, गिन लो। 2020, 2021, 2022, 2023 कितने साल कंप्लीट हुए? 4 साल। और 4 साल कंप्लीट हुए, जवाब क्या लगाओगे बेटा? आपने बताना है 4 नंबर। 4 साल 4 नंबर, ठीक है ना? ऐसे ही आपने एग्जाम में करना है और आपका 1 नंबर पक्का कर देगा ये क्वेश्चन, आपका 1 नंबर पक्का करवा जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका जवाब क्या नंबर आएगा? 4 नंबर। आगे बढ़ो। IREDA बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनो सारे। अब क्वेश्चन आएगा सर IREDA का क्या फंडा है, क्या क्वेश्चन है ये IREDA? तो आपने बताना है ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। इंटरनेशनल देखो, इंडियन, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन, हाँ जी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। थोड़ा देख लेना। आपने बताना है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। पहली बात, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? अक्षय ऊर्जा, मतलब आपको वो ऊर्जा या वो बिजली जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त हो रही है, जैसे सौर ऊर्जा है, विंड पावर है, ठीक है ना? आप सोलर पैनल लगाते हो, विंड पावर, आपने बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखी होगी। ये सारी जो बिजली है ना, ये है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये भारत सरकार की एजेंसी है, मतलब इसका मेन मकसद क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे ना, इसका हेडक्वार्टर आपने कहां बताना है बेटा? तो आपने बताना इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। और ये आपने बताना सर कब बना? 1987 के अंदर। और इसका मोटो क्या है? एनर्जी फॉर एवर। इसका मोटो क्या है? इसका मकसद क्या है? एनर्जी फॉर एवर। क्योंकि सूरज देखो तपेगा तो आपके सोलर पैनल लगा हुआ तो हमेशा बिजली देगा। इसका मोटो क्या है? आपने बताना है एनर्जी फॉर एवर। और देखो IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी भारत की वो एजेंसी जो किसके लिए काम करती है? रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। अब विंड पावर है, हवा कभी नहीं मुकने वाली, सूर्य ऊर्जा कभी नहीं मुकने वाली। तो आप अगर एक बार पैनल लगा दोगे तो उससे क्या होगा? आप नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली प्राप्त करोगे। फायदा क्या है? नेचर बचेगा। आज सबसे ज्यादा बिजली किससे पैदा होती है? सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है थर्मल पावर प्लांट से। और थर्मल पावर प्लांट में क्या जलता है? कोयला जलता है। और कोयला जलता है तो उससे क्या निकलता है? कार्बन एमिशन होता है, जिससे ग्लोबल जो वार्मिंग है वो लगातार बढ़ रही है बेटा। तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लगातार सरकार बढ़ रही है और बढ़ना भी पड़ेगा, अपनी जरूरत है बेटा ये, अगर इन्वायरमेंट को बचाना है। क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शहर है जो डूबते जा रहे हैं। आज जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है और इंडोनेशिया को नई राजधानी जो है बनानी पड़ी है नुसांतारा को। क्यों बनाना पड़ा? यूएनओ ने कह दिया कि दुनिया का फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, डूबता हुआ शहर कौन सा है? जकार्ता है। इसलिए 2050 तक पूरा पूरा सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर। कहां जाएंगे लोग? नुसांतारा को नई कैपिटल बनाया गया इंडोनेशिया में। इधर मालदीव पर खतरे की घंटी मंडरा रही है और मालदीव के डूबने के चांसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार समुद्र का पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये मेल्ट होता जा रहा है सारे के सारे ग्लेशियर्स। तो लगातार अपने को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपने बताना सर इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा IRDA ने सेटअप किया है एक ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। पहली बात, गिफ्ट सिटी का मतलब क्या है? गिफ्ट सिटी है गुजरात, इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और ये कहा जाता है गांधीनगर को। ये गांधीनगर में गिफ्ट सिटी। अगर क्वेश्चन आ गया, गिफ्ट सिटी एक व्यापारिक हब है और गिफ्ट सिटी कहां पर है सर? आपने बताना गांधीनगर। और गांधीनगर कैपिटल कहां की है? गुजरात देश की है। भाइयों बहनों, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। और आपने एक बात याद रखनी है, इसी गिफ्ट सिटी के अंदर हेडक्वार्टर बनाया गया है किसका बेटा? आपने बताना है NDB का। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना के अंदर, लेकिन इसका भारतीय जो ऑफिस बनाया गया ना,
एनडीबी का जो भारतीय ऑफिस बनाया गया गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया गया है, तो IREDA का लगाओगे गांधीनगर। आगे आ जाओ, हु हैज वॉन द ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी बीटिंग साउथ अफ्रीका। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, बड़े ध्यान से देखना, अभी ICC जो है वो टूर्नामेंट 2022 का 23 में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को जीता 6th टाइम। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को कितनी बार जीता बेटा? 6वीं बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने। किसको? ICC T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का जो हुआ है। और किसको हरा के जीता है? आपने बताना साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। अब क्वेश्चन बनेगा, सर बताइएगा ये पहला कब हुआ? हाँ जी, ये पहला कब हुआ? फर्स्ट एडिशन हुआ सन 2009 के अंदर। विनर कौन था 2009 का? किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। आपको बताना सर किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। अगर बात आती है 2023 का एडिशन कौन सा था? 8th एडिशन था। 2022 में जो एडिशन 22 का 23 में हुआ है, एडिशन कौन सा था? तो आपने बताना 8वां एडिशन था जो 2023 में हुआ है। ठीक है, और ये हुआ कहां पर है सर? तो आपने बताना है साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, और याद रखना इसको जीता किसने है? तो आपने बताना सर जीतने का काम किया ऑस्ट्रेलिया ने, हारा कौन है? साउथ अफ्रीका। और 2024 का कहां पर होगा? 2024 का होगा बांग्लादेश के अंदर। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का कहां पर होगा? आपने बताना है बांग्लादेश के अंदर होगा। ठीक है, ये कहां पर होगा? तो आप सभी ने बताना बेटा बांग्लादेश के अंदर होगा। और अभी जो जीता है किसने बेटा? तो आपने बताना इंग्लैंड, इसने जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर बात आती है ICC, ये कब बना था? 1500, ये बना था आपने बताना है 1909 ईस्वी के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? तो आपने बताना दुबई के अंदर है। और दुबई कहां पर है? तो आपने बताना यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE के अंदर है दुबई। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ महिलाओं का, जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को। कौन सा एडिशन हुआ? 8वां। और कौन सी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने? 6वीं बार जीता है। 6वीं बार जीता है। और याद रखना कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट ईयर कहां पर होगा बेटा? बांग्लादेश में होगा। तो जवाब इसका क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा। वो हैज बीन अवार्डेड द 2023 मार्कोनी प्राइज। मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन है, टेलीफोन वगैरह है, आपने बताना उसके अंदर यह अवार्ड दिया जाता है मार्कोनी प्राइज। और मार्कोनी प्राइज 1975 में सेटअप हुआ था। और अभी 2023 के लिए किसको मिला है? तो आपने बताना सर हरि बालकृष्णन को मिला है। ठीक है ना, आपने बताना हरि बालकृष्णन को मिला है। और ये अमेरिका में एक प्रोफेसर है बेटा। मार्कोनी प्राइज 2023 का किसको मिला है? हरि बालकृष्णन को। पहली बार कब सेटअप किया गया? 1975। ये दिया जाता है कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, इनके लिए दिया जाता है। ठीक है, दूरसंचार के अंदर या जो अपने टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो रेडियो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का कोई भी सोर्स है जिससे आप सुन सकते हैं, जिसको आप दूर से प्रसारण कर सकते हैं चीजों से, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे नेशनल प्रोटीन डे? भारत सरकार के द्वारा यह डे मनाया जाता है नेशनल प्रोटीन डे। और यह मनाया जाता है हर साल 27 फरवरी को। यह मनाया जाता है 27 फरवरी को। और 28 फरवरी इस दिन मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। प्रोटीन डे पूछे आपने बताना 27 फरवरी। और अगर आपको नेशनल साइंस डे पूछे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे, तो बताना 28 फरवरी को। अच्छा, इसका इतिहास देख लो नेशनल साइंस डे का। आपने बताना भारत में एक पर्सन थे CV रमन, एक फिजिक्स के विद्वान थे CV रमन। और इन्होंने क्या किया 1928 के अंदर 28 फरवरी को अप्रूव किया था, किसको बेटा? खोज करी थी रमन इफेक्ट की, रमन इफेक्ट की। ठीक है, और इस खोज के लिए 1930 के अंदर ये फर्स्ट इंडियन बने, पहले भारतीय बने जिनको नोबेल अवार्ड मिला। नोबेल अवार्ड मिला किसका बेटा? फिजिक्स का। और इसी वजह से हर साल 28 फरवरी को एक डे मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। CV रमन फिजिक्स के विद्वान थे। एक बार यात्रा कर रहे थे समुद्र से, कहते पानी का रंग ही नहीं होता तो पानी नीला कैसे दिखाई देता है। बस इन्होंने खोज शुरू कर दी और पता लगा ये रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के कारण होता है। और इस खोज को अप्रूव किया गया था, सिद्ध किया था 28 फरवरी 1928 को। और इसी वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है बेटा। और 1930 के लिए ये पहले भारतीय बने जिनको नोबेल अवार्ड मिला। अब आपने बताना है नोबेल अवार्ड कितने फील्ड में, कितने सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च अ रोबोटिक
स्कैंजर या बांदीकूट टू क्लीन सीवेज इन द टाउन ऑफ गुरुवायूर। देखो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है, केरला में एक टाउन है गुरुवायूर, और वहां पर क्या हुआ, एक बांदीकूट के नाम से क्या है, एक बनाया गया है रोबोट, और ये रोबोट क्या करेगा, सीवरेज की सफाई करेगा। ये रोबोट क्या करेगा, सीवरेज की सफाई करेगा। इसमें कैमरा लगा होगा जो सीवरेज के मेन होल में जाएगा और वहां से पता चलाएगा कहां पर ब्लॉकेज है, कौन कौन सी गैसें अंदर जहरीली है, ये सारा का सारा पता ये बांदीकूट जो है रोबोट लगाएगा। केरला तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में आगे साहब। आपने बताना केरला वो स्टेट है भारत का पहला जहां पर सीवरेज को साफ करने के लिए रोबोट बना दिया बेटा, और इसका नाम क्या, बांदीकूट बेटा। तो जवाब इसका क्या आएगा, केरला इसका जवाब आएगा। ठीक है, जान लेते हैं थोड़ा सा। केरला में बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, अन्नामुडी, पामादुम, एरविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, मैथिकेटन। ये सारे के सारे नेशनल पार्क है केरला में। दोबारा मेरे साथ बोलना, एक तो अन्नामुडी, अन्नामुडी के बाद में पामादुम, उसके बाद में पेरियार, एरविकुलम, मैथिकेटन, साइलेंट वैली। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पर है बेटा, केरला के अंदर है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अन्नामुडी हो गया, पामादुम, एरविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, मैथिकेटन, और ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पर है, केरला के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये साइलेंट वैली, शांत घाटी तो बड़ी फेमस है, पेरियार एक रिवर का भी नाम है। ठीक है ना, तो दोबारा से सुनो, अन्नामुडी, अन्नामुडी के बाद पामादुम, उसके अलावा एरविकुलम, पेरियार, मैथिकेटन, साइलेंट वैली, कैसे भी बोल दो, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पर है, केरला के अंदर है। केरला में डिस्ट्रिक्ट है कोलाम, इसके नाम एक डेटा है क्या, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। मतलब वो पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपना जो संविधान है, उस संविधान का बेसिक्स इन सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पता है। अगर क्वेश्चन आ गया, भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लिटरेसी है, वो अपना कोलाम है। और एक कोलाम जो है ना, एक खेती के लिए जाना जाता है, कैश्यू यानी काजू, इसको कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसको कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। देखो जरा, जितनी देर से क्लास चल रही है, अपन लगातार कोई ना कोई फैक्ट्स करते जा रहे हैं, लगातार अपन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बस आपकी ड्यूटी ये है, जितना भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ और शिद्दत से करो। उम्मीद है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको काम आएंगे बेटा। बस शिद्दत से, लगन से आप मेहनत करो। अब आप केरला के सीएम और केरला का गवर्नर का जो नाम है वो आपने किस में लिखना है बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, काजू कैपिटल दुनिया की कौन सी है बेटा, कोलाम। केरला में वायानंद डिस्ट्रिक्ट है बेटा, वायानंद। और ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स, जिसने आदिवासी लोगों को जो जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए ना, वो सारे बना दिए। आदिवासी लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, ठीक है ना, ट्राइबल्स जो लोग हैं, उनको लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट अपने इंडिया का पहला, वो वायानंद है। वायानंद कहां पर है बेटा, केरला के अंदर है। और कैपिटल का नाम तिरुवनंतपुरम, कैपिटल का नाम तो आपने बताना है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के पहले सीएम आपको आएगा ईएमएस के नाम से, ठीक है ना, आपको नाम आएगा ईएमएस, यानी एलाम कुलाम मानाकल शंकरन। आपको इतना बड़ा नाम नहीं आएगा, ईएमएस आएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। आपने बताना केरला के पहले सीएम का नाम ईएमएस या एलाम कुलम मानाकल शंकरन नाम्बुदुरी पाट बेटा, नाम्बुदुरी पाट। देखो जरा, नाम्बुदुरी पाट बेटा। आपने बताना ईएमएस, ईएमएस नाम बुदरी पट बेटा इसका नाम है, ईएमएस नाम दुरी पट इसका नाम है। और ये कहां का पहला सीएम बेटा, केरला का पहला सीएम। और उसके अलावा एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से देखो जरा, फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 59 लाख टन का लिथियम भंडार मिला है। आपको बताना है लिथियम भंडार भारत के किस स्टेट में मिला है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिला है। और वहां पर रायसी डिस्ट्रिक्ट है बेटा, रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और वहां पर ये भंडार मिला है लिथियम का। क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस भारतीय यूटी या राज्य के अंदर लिथियम का भंडार मिला है 59 लाख टन का, तो आपने बताना जम्मू एंड कश्मीर में। और भारत का पहला फुली डिजिटल यूटी कौन सा है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन नहीं जानता भाई इसका नाम, काजीरंगा नेशनल पार्क का, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क ये जाना जाता है वन हॉर्न राइनोसरस,
एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये भारत में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क में पाया जाता है, और ये नेशनल पार्क है कहां पर, आसाम के अंदर है। और ये रहीनोसर्स है ना, ये असम का स्टेट एनिमल है, ये असम का स्टेट एनिमल है, ठीक है। अब आपके एक रिवीजन हो जाएगी साथ में, आसाम के सारे नेशनल पार्क लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। आसाम के सारे नेशनल पार्क की काजीरंगा है, मानस है, जो भी है, ठीक है ना। 7 नेशनल पार्क है आसाम के अंदर, 7 नेशनल पार्क है आसाम के अंदर, और जो सातों के सातों नेशनल पार्क लिख देगा उसका फाइनल सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको पता है क्रिकेट के बाद में जो सबसे पॉपुलर गेम है इंडिया का वो बैडमिंटन है। क्रिकेट के बाद में जो सबसे पॉपुलर गेम है इंडिया का वो बैडमिंटन है। आप घरों में बैडमिंटन खेलते होंगे, लेकिन आपका टेक्निक अलग है, आप ऊपर वाला खेलते हो, जचा के खेलने वाला। अगर कोई बच्चा या कोई सामने वाला खिलाड़ी अगर वो जो शटल है या चिड़ी है उसको नीचे डाल देगा, स्पीड से मारेगा, आप अपने बल्ले वापस ले लोगे, रैकेट वापस ले लोगे, तो चल, यानी गेम से बंदा आउट। लेकिन ये जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये भारत में वो एसोसिएशन है जो बैडमिंटन को रेगुलेट करती है, और इसका हेडक्वार्टर आपने न्यू दिल्ली में बताना है। क्वेश्चन आएगा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन एक संस्था हो रहा है BWF। BWF ये क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और आपने बताना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पूरी दुनिया की संस्था है जो बैडमिंटन को रेगुलेट करती है, 1934 में बनी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपने बताना सर इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर के अंदर, कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर कहां की कैपिटल है बेटा, मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ सारे। इन विच ओलंपिक गेम्स द प्रेजेंट ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड। आपको पता है ओलंपिक का जो फ्लैग होता है ना, या जो ओलंपिक का जो झंडा होता है, इस झंडे को डिजाइन तो किया गया था 1913 में, और 1914 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ओलंपिक का जो झंडा है इसको अडॉप्ट तो कर लिया गया था 1914 के अंदर, लेकिन पहली बार लहराया कब गया झंडे को, जिसमें 5 छल्ले हैं 5 अलग अलग कलर के। और आपने बताना इस झंडे को लहराया कब गया था पहली बार, 1920 के समर ओलंपिक में। कहां पर हुआ था, बेल्जियम के अंदर हुआ था, ये बेल्जियम के अंदर हुआ था। क्वेश्चन आएगा जो ओलंपिक का झंडा डिजाइन कब किया गया, 1913, अडॉप्ट कब किया गया 1914, और पहली बार लहराया कब गया ओलंपिक गेम्स के दौरान, 1920 का ओलंपिक हुआ था बेल्जियम के अंदर। दूसरी बात, ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं ना उसको रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम आपने बताना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने एक टाउन है बेटा, वहां पर। और आपने बताना 23 जून 1894 कोई संस्था की स्थापना हुई, और इसी वजह से 23 जून को एक डे मनाया जाता है, ओलंपिक डे। अगर कभी भी आपको ओलंपिक डे का क्वेश्चन आ गया, 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है बेटा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ईयर द फर्स्ट फीफा वीमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज हेल्ड बेटा। आपको पता है फीफा वो संस्था है जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है दुनिया के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा, ज्यूरिच के अंदर है। और ज्यूरिच कहां पर है बेटा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा वो संस्था है जो दुनिया में फुटबॉल को रेगुलेट करती है, और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच के अंदर है। और आपने बताना फीफा की स्थापना 1904 में हुई। कहां पर हुई बेटा, पेरिस के अंदर हुई। और पेरिस कैपिटल कहां की है, फ्रांस की है। फीफा की स्थापना पेरिस में हुई 1904 में, लेकिन फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच का, और ज्यूरिच कहां पर है बेटा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ फीफा का, 1930 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन ये मेंस का था। लेकिन महिलाओं का पहला वर्ल्ड कप फीफा ने कब करवाया, ये करवाया बेटा 1991 के अंदर। फीफा महिलाओं का जो पहला वर्ल्ड कप कब करवाया, 1991 के अंदर करवाया। एक स्पेशल वीडियो के अंदर मैं फीफा का पूरा डिटेल करवा दूंगा, क्योंकि अभी 2022 में फीफा का 22वां वर्ल्ड कप होके हटा है, और जिसको जीता किसने, अर्जेंटीना ने जीता बेटा, ठीक है ना। तो ये आप बढ़िया से करेंगे, डिटेल से करेंगे इसको। तो 1991 का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार महिलाओं ने इसमें महिलाएं खेली बेटा। 1991 में वर्ल्ड कप फीफा महिलाओं का शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी हैड सेंट उलुग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड विच रीजन। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है 1296 से लेकर 1316 तक खिलजी वंश का राजा रहा, खिलजी डायनेस्टी का राजा रहा।
और इसने गुजरात मिशन पर भेजा, गुजरात मिशन पर भेजा किसको बेटा? तो आपने बताना है अपने दो सेनापति, एक का नाम था उलूग खान, एक का नाम था नुसरत खान, और वहां का वघेल राजा था, आपने बताना है वघेल वंश का राजा था जिसका नाम था कर्णदेव, कर्णदेव राय। इसको हराया, ये भाग गया दक्षिण भारत में, ये भाग गया दक्षिण भारत में, और इसकी पत्नी कमला देवी से फिर शादी करता है अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा बहुत सारी किताबों में मिलता है, और गुजरात पे अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और यही नुसरत खान उसी गुजरात अभियान के दौरान खंबात की खाड़ी से, खंबात से एक गुलामों की मंडी से एक गुलाम खरीदता है, और उसका नाम क्या था बेटा? मलिक काफूर। इसका नाम था मलिक काफूर, और इसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है, 1000 दिनार में खरीदा जाता है। इसी वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया किस गुलाम को 1000 दिनारी कहा जाता? मलिक काफूर। किसका सेनापति बना बाद में जाकर? अलाउद्दीन खिलजी का। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को टाइटल दिया सिकंदर सानी, सिकंदर सानी। ये अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर कहा था, दूसरा सिकंदर कह दिया था इसने। How old was शेरशाह सूरी when he declared himself as emperor of हिंदुस्तान? आपको बताया शेरशाह सूरी ने 1540 में भारत में सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी। सूरी डायनेस्टी की स्थापना 1540 में हुई, और ये सेकंड अफगान डायनेस्टी थी भारत में, सेकंड अफगान डायनेस्टी थी। इसके बाद में बेटा, इससे पहले लोधी वंश जिसकी स्थापना बहलो लोधी ने करी, वो पहला अफगान वंश था भारत के अंदर। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब 1540 में इसने सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी, बैटल ऑफ चौसा लड़ा 1539 के अंदर हुमायूं से, और 1540 में एक युद्ध और लड़ा, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, और उसके बाद हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया, और अब राजा बन गया खुद भारत का कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन कितने साल का था वो? तो एक बात ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का जन्म हुआ या तो 1472 या फिर 1486। इसके जन्म के बीच में भी विवाद है, या तो 1472 या 1486। एग्जाम में देखना है आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। 1540 में राजा बना, तो आपने बताना है 72 के हिसाब से कितने साल बनते हैं? 40, 20 60 और 8 68। 68 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। 60 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। फिर आप लगाते हैं 1486 के अकॉर्डिंग, 1486 के अकॉर्डिंग 1540 के हिसाब से 40, और उसके बाद में 10 50 और 4 54, तो यानी इसके हिसाब से क्या बनता है? 54 ईयर बनता है। समझ पाए क्वेश्चन मैं कैसे करवा रहा हूं? यानी इसके बारे में दो डेट्स आती है, 1472 और 1486, और इसके बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के चाइल्डहुड नेम क्या था? इसका था फरीद, बचपन का नाम था फरीद, और इसके पिताजी का नाम था हसन खान, पिता का नाम था हसन खान। याद रखना सारे के सारे, ठीक है। तो जवाब आएगा इसका क्या नंबर बेटा? 2 नंबर। आगे आओ, विच सुल्तान ऑफ ममलुक डायनेस्टी। आपको पता है इल्तुतमिश ममलुक डायनेस्टी का राजा था। ममलुक गुलाम वंश के ही राजाओं को कहा जाता है, ठीक है ना। इलाहाबादी डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये तुर्क थे, इलाहाबादी तुर्क थे बेटा। विच सुल्तान ऑफ ममलुक डायनेस्टी वॉज इन पावर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 में राज किया, 1290 तक। और नसरुद्दीन महमूद, आपको पता है ये भी ज्यादा लंबे टाइम राजा नहीं रहा, 1246 से लेकर लगभग 1265 तक राजा रहा। बलबन 1265-66 से लेकर लगभग 1287 तक राजा रहा। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक राजा रहा, ठीक है ना। और उसके बाद में बहराम शाह ये 1240 से लेकर 1242 तक राजा रहा। अब आप देख सकते हो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड किसका था? इल्तुतमिश का था, ठीक है ना। जवाब क्या लगाओगे? 3 नंबर। अगर गुलाम वंश में सबसे लंबे टाइम तक किसने राज किया, वो कौन था बेटा? इल्तुतमिश था। और पूरे दिल्ली सल्तनत में पूछे तो आपने बताना बहलो लोदी। बहलो लोदी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे टाइम तक राज किया था। आपने बताना है 1451 से लेकर 1499 तक, लगभग 38 साल राज किया इसने, लगभग 38 साल राज किया बहलो लोदी ने। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में सबसे लंबे टाइम तक राज किसने किया? बहलो लोदी ने। और गुलाम वंश में सबसे लंबे टाइम तक राज किसने किया? तो आपने बताना है इल्तुतमिश ने। और सबसे लंबे टाइम तक किस डायनेस्टी ने राज किया दिल्ली सल्तनत में? तुगलक वंश ने।
और सबसे कम टाइम तक राज किसने किया? खिलजी वंश ने किया। सारी डेटा बढ़िया से करना। आगे बढ़ते हैं। द पीर पंजाल रेंज, आपको बताना है पीर पंजाल जो रेंज है ना, पहाड़ी श्रृंखला, वो जम्मू एंड कश्मीर में है, पीर पंजाल। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्लेस नूनमती इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग। नूनमती एक जगह का नाम है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 1962 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया? फर्स्ट रिफाइनरी लगाई थी अपनी, जिसको गुवाहाटी रिफाइनरी कहा जाता है, जिसको गुवाहाटी रिफाइनरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर नूनमती जगह जो है ये किसके लिए जाना जाता है, तो आपने बताना है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यानी यहां पर रिफाइनरी यानी तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। तो नूनमती भारत में कहां पर है बेटा? असम के अंदर है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, भारत में पहला ऑयल रिफाइनरी या तेल का कुआं या तेल शोधक कारखाना, पूरे एशिया में सबसे पहली बार जो तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी इंडिया में लगी। और कहां पर बेटा? असम के अंदर। असम में कहां पर? आपने बताना डिगबोई के अंदर। अगर फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इन एशिया, डिगबोई बताना। और नूनमती आपने बताना सर ये है पेट्रोलियम इंडस्ट्री असम के अंदर। द ग्रैंड ट्रंक रोड और जीटी रोड इज वन ऑफ द साउथ एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड। इट ट्रैवर्सेस थ्रू बेटा। आपको पता है शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी मार्ग बनाया। और बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आया लॉर्ड ऑकलैंड, और लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया? इस शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। जीटी रोड आपको बताना है सोनार गांव से निकलता था, सोनार गांव। और ये सोनार गांव कहां पर है बेटा? आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में है, सॉरी बांग्लादेश के अंदर है। उसके बाद में सोनार गांव से होते हुए ये आगरा, दिल्ली, अमृतसर से होते हुए लाहौर और पेशावर तक जाती थी सड़क, पेशावर। तो ये तो हो गया बांग्लादेश, ये पूरा पूरा इंडिया हो गया, ये हो गया पाकिस्तान। तो 3 देशों से ये सड़क है बेटा जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। तो आपने बताना सर इंडिया के बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश। जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 3 नंबर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। भूटान अपना पड़ोसी देश है। अब भूटान के साथ कितने स्टेट अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? 4 स्टेट। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट भूटान देश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए, बढ़िया लगा है ये सेशन, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जैसा भी आपको अनुभव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।